बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले हम डाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं कि डाइजेशन में हमने पढ़ा था, फर्क करेंगे हमारे पास ये डाइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी में जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, यानी फूड जैसे ही हमारी ओरल कैविटी में जाता है उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है तो साथ ही फूड की डाइजेशन उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है। बट ये जो डाइजेशन है ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से की होती है, और उसके लिए एंजाइम जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है वो हमारे सलाइवा में होता है, और उसके बाद जो फूड है वो इसोफेगस एंड अल्टीमेटली जो है वो पहले फेरिंग्स में जाएगा और फेरिंग्स से इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से स्टमक में जाएगा, और इसोफेगस जैसे कि आप जानते हैं इसोफेगस हो गया या फेरिंग्स हो गया, ये वो दो पार्ट हैं जहां पे कोई किसी किस्म की डाइजेशन नहीं होती। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है वो है स्टमक, और स्टमक जो है इसमें जो फूड की डाइजेशन होती है उसमें पार्टली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होती है, यानी प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पे होती है। पर याद रखें कि 100% जो प्रोटीन की डाइजेशन वो नहीं होती, बल्कि कुछ प्रोटीन की डाइजेशन आगे जाके इंटेस्टाइन के अगले पार्ट में भी होती है। तो यहाँ पे जो स्टमक है इसमें प्रोटीन की डाइजेशन होगी। डाइजेशन के बाद जो फूड है वो काइन की सूरत में, काइन यानी जैसे कहते हैं कि फूड जो है वो एक सूप की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जैसे सूप होता है। तो यानी ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है ये जो स्टमक है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है पहला पार्ट इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम, और इस ड्यूडेनम में जो है फूड की बहुत ही अहम डाइजेशन होती है, यानी जो डाइजेशन अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्टमक में या ओरल कैविटी में, वो अब ये डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम में होती है। और अगर कुछ बच जाए, कोई डाइजेशन ना हो, यानी तो वो अगले यानी पार्ट जिसको हम ये जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको हम जेजुनम कहते हैं, तो ये जेजुनम में होता है, जेजुनम, और जेजुनम में डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद ये जो तीसरा पोर्शन होता है, ये जो तीसरा पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको हम इलियम कहते हैं, ये मैं इसको ये इलियम है, और इलियम जो तीसरा पार्ट है इसमें कोई डाइजेशन होने की बजाय इसमें एब्जॉर्प्शन होती है, यानी जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसकी फिर एब्जॉर्प्शन होती है, वो फूड डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि ये जो इलियम है या स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट इलियम, इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, वो फूड जो डाइजेस्ट हो चुका होता है अब उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये जो इलियम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ये फर्क करें, हमारे पास इलियम है ये, और ये इलियम को हमने काट लिया, ये आप
इंटरनल लाइनिंग जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, ये इस तरह से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, इस तरह से ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और इस तरह से ये जो प्रोसेसेस बनते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बनते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज आर कॉल्ड विलाई, दीज आर कॉल्ड विलाई। होता क्या है कि ये चूंकि इलियम का जो फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो ये जो विलाई है उनका असल पर्पस ये है कि इससे जो इसका सरफेस एरिया होता है इलियम का वो बहुत ही बढ़ जाता है। अब ये जो विलाई है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आने के, ये देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको इमेजिन करें थोड़ा सा, ये इलियम है और ये इसके विलाई है, ठीक है, ये विलाई है और विलाई के अंदर ये इस यानी ये इंटेस्टाइन का जो हिस्सा जिसको इलियम कहते हैं, इसमें ये फूड है और ये फूड जो है ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, यानी ये फूड जो है ये डाइजेस्ट हो चुका है। डाइजेस्ट का मतलब है कि जो प्रोटीन थी, जो प्रोटीन थी वो डाइजेस्ट होके क्या बनती है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, और जो शुगर्स थी वो डाइजेस्ट होके क्या बनती है, ग्लूकोज, ठीक है, और जो फैट्स थी वो डाइजेस्ट होके फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल्स में तब्दील हो। यानी ये जो फूड है इसके अंदर ये डाइजेस्टेड फूड है, प्रोटीन डाइजेस्ट होके इसके अंदर अमाइनो एसिड बन चुकी है, शुगर यानी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डाइजेस्ट होके यहाँ पे ग्लूकोज बन चुके हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर, ये इससे आगे सिंप्लीफाइड नहीं हो सकती, तो ये मोनोसैकेराइड्स हैं, दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर, तो ये सिंपलेस्ट शुगर में तब्दील हो गई शुगर। और जो फैट्स है इसके अंदर आपको पता है फैट्स जो है वो हेटेरोजेनस कंपाउंड्स हैं, फैट्स के अंदर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि दो तरह के, जिसको हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं प्लस ग्लिसरॉल्स, यानी दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट्स के अंदर। तो जब फैट डाइजेस्ट होती है तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होगी, तो यहाँ पे ये सारा फूड मौजूद है जो डाइजेस्ट हो चुका है। अब डाइजेस्ट होने के बाद ये फूड जो है ये इन विलाइस में एब्जॉर्ब होगा, ये जो है इन विलाई के अंदर एब्जॉर्ब होगा यानी फूड। अभी हमने देखना है कि ये जो विलाई है इसमें फूड कैसे एब्जॉर्ब होगा। तो मैं विलाई का या विलस का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये एब्जॉर्प्शन कैसे है, ठीक है। तो नो हम विलाई की बात करेंगे कि विलाई के अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। देखिए विलाई का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने अभी बताया, इट्स ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इट्स ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये अभी आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये इलियम है और इसकी इंटरनल म्यूकोसा जो है वो अंदर की तरफ इस तरह से यानी कि इमेजिनेटेड है और ये प्रोजेक्शंस जो हैं दीज आर कॉल्ड विला। एक को विलस कहते हैं और ज्यादा को विला, और इसी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, इसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया, ये असल में इसका स्ट्रक्चर। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है, सिंगल सेल पर ये मुश्तमिल होती है और ये एपिथेलियल सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल है सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है, सिंगल सेल ऑफ एपिथेलियल सेल। यानी ये जो विलस की मेम्ब्रेन है ये एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है जिनको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। लेकिन ये जो एपिथेलियल सेल हैं ये फर्दर इनके
ये फर्दर इनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं इस तरह से, यानी इस तरह से ये जो है इस तरह से इसमें फर्दर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी ये सेल्स जो हैं ये इस तरह से बाहर की तरफ प्रोजेक्शन बनाते हैं ये, और ये सेल है तो ये इसका साइटोप्लाज्म इस तरह से बाहर की तरफ प्रोजेक्शन बनाएगा, ठीक है। ये सेल है तो इसका ये देखें इस तरह से ये प्रोजेक्शन बनाएगा, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है ये वाले मैं थोड़े से और भी बना देता हूं, ये देखिए ये दरअसल इन सेल्स का ही हिस्सा है, इस सेल से इस सेल की प्रोजेक्शन है, और इनको हम क्या कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। तो ये माइक्रोविलाई, इससे क्या होता है कि माइक्रोविलाई की वजह से जो इसका सरफेस एरिया होता है विलस का ये और ज्यादा बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन उतनी ही एफिशिएंट होती है। अब इसके अलावा इसके अंदर देयर आर ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, और हर एक जो विलस है इसके अंदर कैपिलरी एंटर होती है, और उसके बाद यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकल अंदर एंटर होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये बाहर आता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इसके अंदर जाता है। ये जो रेड कलर है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यानी वेनस कैपिलरी के जरिए से, यानी इसी कैपिलरीज के जरिए से बाहर आता है। तो ये ब्लू कलर जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है, और जो रेड कलर है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है। अब इसके बिल्कुल बीच में, बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पे एक लिम्फ की कैपिलरी, और मैंने आपको जब लिम्फ का पढ़ाया था यानी लिम्फ के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जो लिम्फ है, लिम्फ की जो कैपिलरीज होती हैं दे आर ब्लाइंड, यानी ये ब्लाइंड कैपिलरीज होती है, एक तरफ से बंद है और दूसरी तरफ से खुली। ये लिम्फ कैपिलरी, और इसको हम कहते हैं लैक्टियल। इसको हम क्या कहते हैं? लैक्टियल। ये लैक्टियल है, ये लिम्फ की कैपिलरी लैक्टियल। अब देखें इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह से गौर से समझ लें। मैंने क्या बताया, ये जो विलस का स्ट्रक्चर है इसके बाहर एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है नंबर 1, और ये सेल जो है इनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बाहर निकलते हैं वो माइक्रोविलाई कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, और ब्लड की कैपिलरीज के अलावा दरमियान में लिम्फ की कैपिलरी होती है, जिसको हम लैक्टियल कहते हैं, ठीक है। अब हमने देखना, अब ये देखें कि ये कहाँ पे है, ये है, ठीक है, और इसके दरमियान में क्या है? इसके दरमियान में यानी ये जो विलाई है इनके दरमियान में डाइजेस्टेड फूड, यानी यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड क्या है? यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, यानी फूड जो है जो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड बन चुकी है। यहाँ पे फैटी एसिड्स हैं, और यहाँ पे ग्लिसरॉल है, ये सब इसके बाहर यहाँ पे, यानी ये विलाई के बाहर ये सारा फूड डाइजेस्टेड फूड मौजूद है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ग्लूकोज, ये सारी चीजें जो हैं ये डाइजेस्ट होंगे यहाँ पे मौजूद हैं, यानी विलाई के इर्द गिर्द। अब यहाँ से ये एब्जॉर्ब होके इस विलस के जरिए से, या विलाई के जरिए से ये एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जाए, ये हमारे ब्लड में जाए। अब देखें इसमें 2 प्रोसेस बल्कि 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक तो प्रोसेस हम कहते हैं यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक तो ये मेथड यूज होता है
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और तीसरा जो होता है वो होता है, जो तीसरा तरीका यहां पे इन्वॉल्व होता है वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये तीन तरीके यूज होंगे, यानी जब ये फूड जो है, ये डाइजेस्टेड फूड इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा तो तीन तरीकों से होगा। यानी फर्क करें जैसे, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि कुछ चीजें जिनकी कंसंट्रेशन यहां पे कम होगी पर आवर बॉडी नीड दैट, यानी हमारी बॉडी को उसकी जरूरत है तो उसको विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एनर्जी खर्च करके, जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि दी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के जरिए से इसको अंदर लाया जाएगा। कुछ चीजें जो होंगी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से आ जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन जिसको हम कहते हैं, ये पैसिव, बल्कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें किसी किस्म की एनर्जी यूज नहीं होती। जो मटेरियल्स होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके खुद ब खुद आ जाते हैं, यानी डिफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे यानी ये तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व। अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अगर कंसंट्रेशन जहाँ कम है तो उसको एटीपी की सूरत में कहाँ मिलाया जाएगा, इन सेल्स में। ये भी याद रखें कि सबसे पहली डिफ्यूजन जो होगी या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, ये सेल, ये जो है विलाई का बाहर वाला हिस्सा, यहां से सबसे पहले ये मटेरियल कहां पे आएगा, इन सेल्स में, जिनको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ये सबसे पहले एपिथेलियल सेल्स में आएगा। एपिथेलियल सेल्स में यानी इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से या पैसिव यानी कि डिफ्यूजन के जरिए से इन सेल्स, और ये सेल्स हैं यहां से ये मटेरियल पास करके इसके विलस के अंदर। अब यहां पे क्या है, यहां पे है ब्लड की कैपिलरीज। तो बहुत सारा मटेरियल जो है वो सबसे पहले इस सेल में आएगा, एपिथेलियल सेल में, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो कैपिलरीज हैं इनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड में चला। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जैसे कि मिसाल के तौर पर फैटी एसिड। अब फैटी एसिड जो है ये, यानी सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन के लिए एक बात याद रखें, ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से ये इसमें एंटर होगा इन एपिथेलियल सेल्स में। लेकिन ये फैटी एसिड हैं, ग्लिसरॉल, ये फैट टूटा है तो ये दो कंपोनेंट बने, ये दोनों कंपोनेंट अब इन सेल्स में डिफ्यूज होंगे और यहां से डिफ्यूज होके ये कहां पे जाएंगे, इस कैपिलरी में, जिसको हम लैक्टियल कहते हैं। क्यों? इसलिए कि इनके जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, वो कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब, क्योंकि कैपिलरीज की जो स्पेसेस होती हैं वो जरा छोटी होती हैं और जो लैक्टियल की स्पेसेस हैं वो बड़ी हैं। इसलिए ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हैं ये डिफ्यूज होके कहां पे जाता है, लैक्टियल के अंदर। जबकि जो बाकी मटेरियल होता है उसमें ज्यादातर जो कहां पे एब्जॉर्ब होता है, इन कैपिलरीज में। याद रखें कि जो ज्यादातर मटेरियल है वो कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते हैं ये थोड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ये कहां पे जाते हैं, ये इस लैक्टियल में जाके एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि लैक्टियल की जो मेम्ब्रेन है उसमें काफी ज्यादा स्पेसेस होती हैं जिनमें से ये आसानी से डिफ्यूज होके अंदर। अब जिस वक्त यानी इसमें ये पहुंच गए, यानी इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कहां पहुंच गए हैं, लैक्टियल। यहां पे इस लिम्फ के अंदर, इसके अंदर क्या है, लिम्फ, और इस लिम्फ के अंदर देयर आर मेनी प्रोटीन्स एज वेल, देयर आर मेनी प्रोटीन्स। तो इसके अंदर एक तो प्रोटीन्स थी पहले से, और अब इसके अंदर क्या क्या है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, यानी कि इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड प्लस
लाइपोप्रोटीन, इनको क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन। यानी ये तीनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे जब ये लैक्टियल के अंदर प्रोटीन और फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल जब इसके अंदर जाएंगे तो आपस में वो कंबाइन होंगे और लाइपोप्रोटीन बनेंगे। लाइपोप्रोटीन जो है ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब यहां से ये जो लैक्टियल है, लैक्टियल एक कैपिलरी है, ये कैपिलरीज मिलके क्या बनाते हैं? लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल सारे मिलके क्या बनाते हैं? थोरैसिक डक्ट। यानी सारा जो लिम्फ होता है बॉडी का वो इकट्ठा होके थोरैसिक डक्ट जो के यहाँ पे शोल्डर के बिल्कुल नीचे होती है, यहाँ पे एक वेन में डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन यानी ये जो सारा ये जो लिम्फ इकट्ठा होता है ये बड़ी एक थोरैसिक डक्ट में पहुंचता है। थोरैसिक डक्ट जो है वो आगे सबक्लेवियन वेन में खुल जाता है, सबक्लेवियन वेन में खुल जाता है और सारा लिम्फ जो होता है अब कहां चला गया? ब्लड के अंदर, यानी ब्लड के अंदर। जैसे ही ये ब्लड के अंदर जाएगा तो ये लाइपोप्रोटीन्स जो कि लिम्फ के अंदर थी अब लिम्फ कहां चला गया? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ये जो लाइपोप्रोटीन्स हैं दे विल ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं which break down the lipoproteins into the lipids and protein। यानी ये लाइपोप्रोटीन को लिपिड्स और प्रोटीन में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, और जो कि फिर हमारे सेल्स और टिश्यूज में चला जाता है और हमारे सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो इसको यूज करते हैं। तो ये था इसका कंसेप्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? इलियम। तो गाइस होपफुली आपको इंशाल्लाह ये समझ आ गई होगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।